मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 8 परिवहन एवं संचार में सुएज और पनामा नहर के बारे में जानेंगे। परिवहन एवं संचार से संबंधित यह 8वां लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग परिवहन और संचार क्या है, परिवहन और संचार के महत्व क्या है, परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन, सड़क परिवहन तथा जल परिवहन के बारे में जान चुके हैं। सड़क परिवहन में प्रमुख विश्व की महामार्गों के विषय में भी जान चुके हैं। इसके साथ साथ ही अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों तथा विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने परिवहन और संचार से संबंधित यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग परिवहन और संचार के अंतर्गत जल परिवहन में प्रमुख नौ परिवहन नहरें सुएज और पनामा नहर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नौ परिवहन नहरें क्या होती है। और नौ परिवहन नहरों में मुख्य रूप से हम लोग सुएज और पनामा नहर के विषय में जानेंगे। सुएज और पनामा नहर को जानने से पहले हम लोग को यह जानना अति आवश्यक है कि नौ परिवहन नहरें क्या होती है, या नौ परिवहन नहरें किसे कहा जाता है, या नौ परिवहन नहर किसे कहा जाता है। तो मानव द्वारा विकसित कृत्रिम जल मार्गों को नहर कहा जाता है। कृत्रिम जल मार्गों को जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे नहर कहा जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई एवं यातायात के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से हम लोग नहर से परिचित हैं और इसका उपयोग सामान्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बड़ी बड़ी नहरें होते हैं जहां पर यातायात के लिए या जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इन नहरों का निर्माण नदियों, झीलों, सागरों का जल उसके मुख्य मार्ग से स्थानांतरित करके अन्य क्षेत्र की ओर कृत्रिम जल मार्गों के द्वारा ले जाया जाता है। कभी कभी दो जलीय क्षेत्रों अर्थात सागरों, झीलों, नदियों, महासागरों को जोड़ने के लिए कृत्रिम जल मार्गों अर्थात नहरों का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से यातायात और जल परिवहन के लिए किया जाता है। जैसे सुएज नहर, पनामा नहर, थू नहर, वेलैंड नहर, कील नहर आदि इसका प्रमुख उदाहरण है। ये जो दो सागरीय या दो झीलों को जोड़ने वाले नहर होते हैं, इसका मुख्य उपयोग यातायात के लिए या जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हीं नहरों को हम लोग नौगम्य नहरें या नौ परिवहन नहरें कहा जाता है, कहते हैं या कहा जाता है। सुएज और पनामा दो ऐसे ही महत्वपूर्ण मानव निर्मित नौगम्य नहरें अथवा जलमार्ग है जो विश्व की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ ये दोनों नहरें पूर्वी तथा पश्चिमी विश्व के लिए प्रवेश द्वार का काम करती है। ये जो सुएज और पनामा नहरें हैं वो पूर्वी अर्थात एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा पश्चिमी विश्व जिसमें अमेरिका और यूरोप को शामिल किया जाता है, दोनों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। अब हम लोग जानते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर के तथ्यों को जानने से पहले हम लोग यहाँ मानचित्र के माध्यम से सुएज नहर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सुएज नहर का निर्माण भूमध्य सागर, ये उत्तर में भूमध्य सागर तथा दक्षिण में लाल सागर को कृत्रिम जल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। इसी कृत्रिम जल मार्गों को सुएज नहर के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में सबसे उत्तर में पोर्ट सहित बंदरगाह है तथा दक्षिण में लाल सागर में सुएज बंदरगाह के मध्य इस सुएज नहर का निर्माण किया गया है। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, साथ ही साथ यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। यह विश्व के प्रमुख व्यावसायिक नहर के रूप में जाना जाता है और ये पश्चिमी विश्व तथा पूर्वी विश्व को जोड़ने का महत्वपूर्ण नौगम्य नहर है। इसके अन्य तथ्यों के विषय में अगले स्लाइड में हम लोग विस्तार पूर्वक से देखते हैं। सुएज नहर का निर्माण सुएज जल डमरू मध्य एक भू आकृति होता है जिसमें बीच का भाग, स्थलीय भाग बहुत पतला होता है और इसी पतले भाग को काट करके नहर का निर्माण किया जाता है।
ये जो भाग होता है इसी को काट करके नहर का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार की आकृति को जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो स्वेज कैनाल का जो निर्माण किया गया है वह स्वेज जल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। इस नहर का निर्माण कार्य 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंद द लेपेप्स के देखरेख में प्रारंभ किया गया था और यह नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। वर्ष 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इससे पहले इस नहर पर इंग्लैंड एवं फ्रांस का नियंत्रण था। 1856 से पहले इस नहर पर फ्रांस और इंग्लैंड का नियंत्रण था। यह नहर मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में पोर्ट सुएज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है तथा पूर्वी अफ्रीका को पश्चिमी एशिया से अलग करता है। यह जो नहर है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर, और किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया को अलग करता है। इस नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, गहराई 10 से 15 मीटर तथा इसकी न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर के मध्य है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह काफी व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है या नहर है, समुद्री नहर है जिसमें प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा इसको पार करने में इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह नहर ग्रेट बिटर झील, लिटिल झील और टिमसा झील से होकर गुजरती है। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर में कौन कौन से झील पाए जाते हैं, तो ग्रेट बिटर झील, लिटिल झील और टिमसा झील से होकर गुजरती है। ये सभी खारे पानी के झील हैं। इस नहर के साथ साथ स्वेज से इस्माइलिया तथा पश्चिमी तट पर एक रेल मार्ग भी बनाया गया है। इस नहर के साथ साथ स्वेज से इस्माइलिया तक इस पश्चिमी तट पर एक रेल मार्ग भी बनाया गया है जो इस्माइलिया से जिंगाजिंग तथा स्वेज को कैरी से जोड़ती है। अब देखते हैं स्वेज नहर का महत्व क्या है, इसके विषय में जानते हैं। स्वेज नहर बनने के बाद लंदन और मुंबई के बीच 9600 किलोमीटर, लिस्बन और मकाओ के बीच 5120 किलोमीटर तथा लिवरपूल और कोलंबो के बीच 6400 किलोमीटर समुद्री दूरी कम हो गया। इससे यूरोप के देशों और अफ्रीका के पूर्वी देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच छोटा जलमार्ग खुल गया है जिससे दूरी, समय और व्यय भी कम हो गया है। इस मार्ग को खुलने से यूरोपीय देश और अफ्रीका के पूर्वी देश, दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच छोटा जल मार्ग खुल गया है जिससे दूरी और समय और व्यय भी कम लगता है या कम हो गया है। इस नहर के खुलने से पहले इस क्षेत्र के मध्य व्यापार अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर उत्मासा अंतरिम समुद्री मार्ग से होकर जाना पड़ता था। यह नहर का निर्माण जब नहीं हुआ था तब अफ्रीका महादेश का यूरोप से चलने वाली जो व्यापारिक जहाजें होती थी वह पूरे अफ्रीका महादेश को चक्कर लगाकर उत्मासा अंतरिम समुद्री मार्ग से होकर जाना पड़ता था जिससे समय और खर्च भी अधिक लगता था। वर्तमान समय में भी बड़े जहाज अब भी स्वेज नहर से होकर नहीं गुजर सकती हैं क्योंकि स्वेज नहर की चौड़ाई कम है और वहां उस मार्ग से बड़े जहाज नहीं गुजर सकते हैं। साथ ही साथ अत्यधिक कर के कारण और स्वेज नहर में अत्यधिक कर भी चुकाना पड़ता है कारण कुछ बड़े जलयान जिसके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्मासा अंतरिम जल मार्ग के द्वारा आवागमन किया जाता है। इस मार्ग के द्वारा पश्चिम से पूर्व को निर्मित माल जैसे मशीनें, कपड़ा, दवाइयां, रसायन आदि भेजे जाते हैं। वहीं पूर्वी प्रदेश
अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, कच्चा माल, गेहूं, कपास, रबर, चाय, कहवा, चीनी, ऊन, मांस, गरम मसाले, खनिज तेल और खनिज आदि का निर्यात किया जाता है। अब जानते हैं पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर को पहले हम लोग मानचित्र के माध्यम से जानते हैं, इसके बाद हम लोग इसके तथ्यों को बिंदुवार नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पनामा नहर का निर्माण पनामा देश में, पनामा गणराज्य देश में किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया है। ये जो नहर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तथा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। यहाँ पर एक छोटा सा फोटो इसमें दिखाया गया है। इस नहर का निर्माण ऊंचे नीचे पर्वतीय क्षेत्र में बनाया गया है, अतः यहाँ पर कई जलबंधकों का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग जहाज को ऊपर नीचे करने में किया जाता है। अब देखते हैं पनामा नहर से संबंधित अन्य तथ्यों को बिंदुवार। पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पूर्व में अटलांटिक महासागर है और इस नहर के पश्चिम में प्रशांत महासागर है तथा उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। यह नहर पनामा नहर किन दो महादेशों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। यह नहर मध्य अमेरिका के पनामा गणराज्य के पनामा जल डमरू मध्य, यहाँ भी जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। जैसा कि स्वेज नहर में भी हम लोग देख चुके थे कि स्वेज जल डमरू मध्य को काट करके स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, उसी तरह से पनामा जल डमरू मध्य को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया है। जल डमरू मध्य एक ऐसा स्थलाकृति होता है जिसके मध्य में स्थलीय सीमा बहुत कम होता है, पतला होता है, डमरू की भांति होता है और इसी डमरू के पतले वाले भाग को काट करके नहर का निर्माण किया जाता है। इस नहर का निर्माण कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1914 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। इस नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1906 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह नहर 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस नहर के पूर्व में अटलांटिक तट की ओर कोलन बंदरगाह, सबसे पूर्वी बंदरगाह पनामा नहर का कोलन बंदरगाह तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। यह भी प्रश्न कभी कभी आता है कि पनामा नहर के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा बंदरगाह है तथा पश्चिमी भाग में कौन सा बंदरगाह है। तो पूर्वी भाग पर अटलांटिक महासागर पर कोलन बंदरगाह तथा पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है, चौड़ाई 91 से 350 मीटर तथा गहराई 12.5 से 26 मीटर तक है। इस नहर का निर्माण ऊंचे नीचे पहाड़ी भागों को काट कर बनाई गई है और इसका तल समुद्र तल से 25.6 मीटर ऊंचा है। इसलिए इसमें जलयानों को पश्चिम में पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले कुल 6 जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई के समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर और नीचे से होकर पार करना पड़ता है। ये प्रमुख विशेषता है पनामा नहर का। विभिन्न बंधक का निर्माण किया गया है जिससे समुद्र जलपोतों को ऊपर नीचे करने का कार्य किया जाता है और सी लेवल तक लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस नहर को पार करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है तथा प्रतिदिन इस नहर से होकर 48 जहाज गुजरते हैं। इस नहर से होकर कितने जहाज गुजरते हैं? 48 जहाजें गुजरती है। इस नहर पर 85 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार रहा और 1 जनवरी 2000 ईस्वी से इस पर पनामा गणराज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। जब से पनामा नहर का 1914 में निर्माण होकर तैयार हुआ था, तब से लेकर 2000 ईस्वी तक इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण था और 1 जनवरी 2000 ईस्वी से इस नहर पर पनामा गणराज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब देखते हैं पनामा नहर का महत्व क्या है। इस नहर का अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। ये
नहर का महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। इस नहर से सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलता है। जिस प्रकार से स्वेज नहर में सर्वाधिक लाभ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिलता था, उसी प्रकार से ये पनामा नहर में सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलता है। इसके द्वारा समुद्री मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह न्यूयॉर्क से पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस पनामा नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट के मध्य जो समुद्री व्यापार किया जाता था, उसमें 13,000 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई है, क्योंकि ये लंबाई पूरे दक्षिणी अमेरिका महादेश को चक्कर लगाकर पश्चिमी तट पर आना पड़ता था। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी और मध्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य दूरी भी कम हो गई है। इसके द्वारा कैलिफोर्निया से पेट्रोल, चिली से सोना और तांबा, चीन से चाय तथा रेशम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मांस, मक्खन, पनीर, चमड़ा आदि पूर्वी अफ्रीका तथा यूरोप को निर्यात किया जाता है। इस पनामा नहर में मुख्य निर्यातक वस्तुएं क्या है? तो चिली से सोना और तांबा, कैलिफोर्निया से पेट्रोलियम पदार्थ, चीन से चाय तथा रेशम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मांस, मक्खन, पनीर, चमड़ा आदि पूर्वी अमेरिका तथा यूरोप को निर्यात किया जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी अमेरिका से तैयार माल जैसे कपड़ा, मशीन, दवाइयाँ आदि अमेरिका के पश्चिमी तट तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती देश चिली, पेरू और सुदूर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को ये तैयार माल, कपड़ा, मशीन, दवाइयाँ आदि का निर्यात किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तटवर्ती नौ परिवहन क्या होता है या तटवर्ती नौ परिवहन मार्गें क्या होती है। तो तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तट रेखा वाले देशों के लिए एक सुगम यातायात के साधन होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप के तटवर्ती देश नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक देश के तट से दूसरे देश के तट को जोड़ता है। ये जो तटवर्ती परिवहन है, तटवर्ती वाले देशों में काफी उपयोगी साबित होता है या हो रहा है। जिन देशों के समुद्री तट रेखा लंबी है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का, चीन, भारत और यूरोप के तटवर्ती देशों में तटवर्ती सीमाएं लंबी है और यहाँ पर तटवर्ती नौ परिवहन का उपयोग किया जाता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन को भली भांति विकसित कर दिया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह परिवहन और संचार के अंतर्गत जल परिवहन में नौ परिवहन नहरें, स्वेज और पनामा नहर से संबंधित लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।